हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो आपका जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ है। जूनियर असिस्टेंट का जो आपका 29 जून यानी कि आज के दिन जो आपका एग्ज़ाम हुआ है 29 जून 2025। तो उसमें जो आपके 15 क्वेश्चंस, जो आपके 15 क्वेश्चंस कंप्यूटर से रिलेटेड, ठीक है, कंप्यूटर्स के जो आपके 15 क्वेश्चंस आए हैं उनके बारे में डिस्कस किया जाएगा। और एक पैटर्न आपको देखिए, जिनका अपकमिंग एग्ज़ाम है, जो आपका यूपी एसजीटीए एग्ज़ाम है, उन सभी स्टूडेंट्स को इस वीडियो का काफ़ी लाभ मिलेगा। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा लास्ट तक। इससे क्या होगा कि आपको एक तो पैटर्न पता लग जाएगा, और कभी कभी जो यूपी ट्रिपल एस आयोग है तो जू का तू यानी कि सेम टू सेम जो आपका क्वेश्चन है वो उठा के दूसरे पेपर्स में डाल देता है। तो इससे भी आपको एक तरीके से लाभ मिलेगा। तो देख लेते हैं किस प्रकार के जो आपके क्वेश्चन से पूछे गए थे। जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैक एड्रेस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो सही कथन छांटना था इसमें। तो ये कह रहा है कि यह एक पासवर्ड है जिसका उपयोग वाईफाई नेटवर्क को सुरक्षित करने के लिए किया जाता है, या फिर ये उपयोगकर्ता द्वारा डिवाइस को दिया गया एक सीरियल नंबर है, या यह एक वायरलेस में प्रयुक्त किया गया एक एन्क्रिप्शन है, या यह निर्माता द्वारा प्रत्येक डिवाइस को दी गई एक विशिष्ट पहचान है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। जो आपका मैन्युफैक्चरर होता है, निर्माता होता है, ये डिवाइस को एक विशिष्ट पहचान देने के लिए मैक एड्रेस दिया जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर पूछा था तो इसका ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट है आपका, वन बाय वन इस साइड से करके देख लेते हैं। ठीक है, इसमें पूछ रखा था आपका सूची 1 को सूची सेकंड से मिलान कीजिए। देखिए, डबल ईपी रोम, तो ऑप्शन है ये आपको पता लग रहा है। ईपी, डबल ईपी का मतलब होता है इलेक्ट्रिकली रीजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इसमें देख लेते हैं कौन सा है। इलेक्ट्रिक का मतलब यानी कि विद्युत से, तो इसका जो हो जाएगा 4। ठीक है, और NVMe ये रिलेटेड होता है आपका SSD से। SSD देख लेते हैं कहाँ पे है। PCI एक्सेस बस SSD इसमें है, यानी कि बी का हो जाएगा थर्ड। ठीक है, HDD यानी कि हाइपर जो आपकी हार्ड डिस्क है, ये हो जाएगा आपका मैकेनिकल मूविंग, ये होती है मैकेनिकल मूविंग। और जो डी रैम होती है, इसको बार बार आपकी रिफ्रेश करने की ज़रूरत होती है, तो इसका हो जाएगा बी। तो देख लेते हैं, ए का 4, और बी का आपका हो जाएगा थर्ड, और सी का हो जाएगा आपका 1, यानी कि आपका डी राइट आंसर होगा इसमें। ठीक है, तो इस प्रकार आपको अच्छे से क्वेश्चंस करने हैं। अब देख लेते हैं 67। ये पूछ रहा है कौन सा उपकरण होम नेटवर्क पर एकाधिक उपकरणों द्वारा पहुंच वाला केंद्रीकृत स्टोरेज नेटवर्क है। ठीक है, तो ये इंग्लिश में भी जैसे दिया गया है, विच डिवाइस प्रोवाइडेड सेंट्रलाइज स्टोरेज। सेंट्रलाइज स्टोरेज कौन सा डिवाइस जो है आपको प्रोवाइड करता है बाय मल्टीपल डिवाइस ऑन ए होम नेटवर्क। ठीक है, तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। इससे ऑप्शन से ही पता लग रहा है नेटवर्क अटैच जो स्टोरेज होता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं 69 नंबर। यहाँ पे भी कथन और निष्कर्ष दिए गए हैं। जो आपका कथन फर्स्ट कह रहा है कि आईपी वर्जन 6 को आईपी वर्जन 4 को प्रस्तापित यानी कि जो आईपी वर्जन 4 है उसको रिप्लेस करके ही आईपी वर्जन 6 आया है। तो ये तो बात राइट है। ठीक है, और अब फोर्थ में कह रहा है कि जो आपका आईपी वर्जन 4 है इंटरनेट के विकास के अनुरूप पर्याप्त आईपी एड्रेस उपलब्ध नहीं करवा सकता। तो जो आपका आईपी वर्जन 4 के बारे में बताता हूँ कि जो आपका आईपी वर्जन 4 है, ये क्या करता है कि एक ही आईपी एड्रेस पे बहुत से डिवाइसेस को कनेक्ट करता है। और जैसे कि आईपी एड्रेस 6 है, ये आईपी एड्रेस 6 क्या करता है, आईपी एड्रेस 6 जो है प्रत्येक डिवाइस को, जैसे ही आप किसी वाईफाई से डिवाइस जो है कनेक्ट कर रहे हो, तो आईपी वर्जन 6 में क्या होगा, प्रत्येक डिवाइस को अलग अलग जो है आईपी एड्रेस प्रदान किया जाएगा, ना कि एक आईपी एड्रेस। तो ये भी बात जो है इसमें सही कह रहा है बिल्कुल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि कथन ए और दोनों आर दोनों सही है, और इसकी व्याख्या भी सही करता है। ठीक है, अब इस साइड देख लेते हैं भंडारण क्षमता वाले, यानी कि ए को बी से मिलान करना था। तो सीधी सीधी से ये बहुत आसान क्वेश्चन है। मेगाबाइट यानी कि जो एमबी में कितने 1024 के बी होते हैं, और टीबी यानी कि टेराबाइट में 1024 जीबी होते हैं। जीबी
गीगाबाइट में होते हैं MB यानी 1024 MB, और किलोबाइट में होते हैं 1024 बाइट। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी। ठीक है, ए का हो गया आपका, के बी का ए, और बी का 2, सी का 4 और डी का 3। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट होगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट था आपका क्वेश्चन नंबर 71। IoT आर्किटेक्चर में IoT गेटवे मुख्य रूप से डैश और क्लाउड के बीच एक सेतु का निर्माण करता है। तो यहाँ पे इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं। इन IoT आर्किटेक्चर एंड IoT का मतलब होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, गेटवे प्राइमरीली एक्ट्स एज ए ब्रिज, एक ब्रिज का निर्माण करता है बिटवीन एंड द क्लाउड। तो ये क्लाउड और किसके बीच जो है एक गेटवे का निर्माण करता है। तो इसका राइट आंसर तो होगा आपका सेंसर। तो किस प्रकार करता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पे होता है आपका सेंसर और यहाँ पे होता है आपका गेटवे। गेटवे को GT से डिनोट कर लेते हैं, और यहाँ पे होता है आपका क्लाउड। ठीक है, ये होता है आपका क्लाउड। तो गेटवे क्या करता है, सेंसर IoT जो जितने भी आपके जैसे स्मार्ट वॉच है, ठीक है, स्मार्ट जितने भी IoT गैजेट्स हैं, जैसे स्मार्ट थिंग्स में जैसे AC, फैन, कूलर जितने भी हैं, तो इसमें सेंसर ही एक तरीके से काम करता है, और बीच में जो गेटवे होता है यही आपको क्लाउड से इसको गेटवे को एक तरीके से इसका सेंट्रलाइज काम करता है, सेतु का काम करता है। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर था आपका सेंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका डैश एक ऐसा तरीका है जिसमें ईमेल एड्रेस URL में फेरबदल करके लोगों को धोखा दिया जाता है, जबकि डैश में उपयोगकर्ता से लॉगिन क्रेडेंट्स संवेदनशील जानकारी। ठीक है, तो लॉगिन क्रेडेंट्स संवेदनशील जानकारी तो आपकी फिशिंग में यानी कि ईमेल के थ्रू की जाती है। ठीक है, और एक तरीके से जो ईमेल एड्रेस URL में फेरबदल करने का जो तरीका है वो होता है स्पूफिंग। यानी कि ऑप्शन है इसमें राइट लगा रखा है, ऑप्शन सही है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चंस काफ़ी बच्चों का गलत हुआ होगा, सब टोटल का शायद किया भी नहीं होगा। ठीक है, तो सब टोटल इसमें पूछ रहा है कि सब टोटल 9 A1 A10 किस प्रकार से सम A1 A10 से भिन्न है। ठीक है, देखिए इसमें दो तरीके से होता है जो सम होता है। ठीक है, जब हम किसी जो गिवन दी गई जैसे A1 और डबल डॉट, या इसको कोलन भी बोलते हैं, कोलन, ठीक है, 10, जब हम इसको सम करते हैं तो ये तो अगर आपने जैसे जो एक्सेल है, एक्सेल शीट है, इसमें आपने कोई भी जो रो है वो हाइड की गई है। ठीक है, हाइड की गई है, तो ये तो अगर आप ये फॉर्मूला लगाओगे तो पूरी की पूरी चाहे आपने हाइड भी की है तब भी इसका जो है मान उठा लेगा। बट सब टोटल में ऐसा नहीं होता। जब भी आप किसी चीज़ का सब टोटल करते हो, ठीक है, तो जो आपने हाइड की गई है, जो आपने रो जैसे एक्सेल्स में आप बहुत सी जो है रो आप कंट्रोल शिफ्ट 9 करके जो हाइड कर देते हो, तो उसमें जो हाइड की गई है यानी कि जो दिख नहीं रही है, छिप गई है, उसको उसका मान ये नहीं उठाएगा सब टोटल में। ठीक है, तो इसमें एक यही डिफरेंस होता है, ये तो आपका छिपी हुई चीज़ का मान उठा लेता है और सब टोटल नहीं उठाता। तो इसमें सीधा सीधा दिया गया था कि मैनुअल रूप से छिपी हुई पंक्तियों को अनदेखा कर देता है, यानी कि ऑप्शन इसका सी राइट होगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है सोशल मीडिया अकाउंट जो अक्सर स्वचालन का उपयोग करके गलत सूचनाओं को बार बार आदान प्रदान करता है, उन्हें क्या कहते, उन्हें बढ़ाता है और उसे कहते हैं। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए, बोट। तो ये एक तरीके से एक सॉफ्टवेयर की तरह काम करता है। ये बार बार सूचनाओं को क्या करता है, रिपीट करने का काम करता है बोट। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया था और 74 हो गया। अब 75 देख लेते हैं। यहाँ पे भी मिलान पूछ रहा है। मिलान तो जीपीयू क्या होता है, एक तरीके से ग्राफिक विजुअल डेटा का यूज़ करता है, तो इसमें ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। ठीक है, पहले का। और रैम क्या करता है, रैम एक सक्रिय प्रतिक्रिया के अस्थायी डाटा है, ये भी इसका पहले दूसरे का फर्स्ट हो जाएगा। एसएसडी क्या करता है, एसएसडी भी इसमें दिया गया है, डेटा को निष्पादित करता है और डेटा को प्रोसेस करता है। ठीक है, ये हो जाएगा डी का सेकंड। और एसएसडी होता है आपका
नॉन वोलेटाइल अस्थायी डेटा, यानी कि सी का हो जाएगा 4। तो सी का 4 देख लेते हैं हम इसमें। सी का 4 फर्स्ट में ही है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं 76। वह उपकरण जो सॉफ्टवेयर जो इंटरनेट पर क्लाइंट अनुरोधों और सर्वर प्रतिक्रियाओं के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? तो जो क्लाइंट और सर्वर के बीच जो मध्यस्थ यानी कि एक मीडिएटर के रूप में कार्य करता है उसको बोलते हैं प्रॉक्सी सर्वर। इसका ऑप्शन सी राइट होगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका 77। डोमेन नेम सिस्टम जो आपका डीएनएस होता है, डोमेन, इसमें गलत कथन चुनना है, ठीक है। इस संबंध में डीएनएस के संबंध में गलत कथन। तो देखिए फर्स्ट है आपका जो डीएनएस होता है, डीएनएस सर्वर के लिए जो पोर्ट नंबर होता है वो 53 होता है, ठीक है। ये बिल्कुल राइट आंसर, राइट बात है कि जो उसका डीएनएस का पोर्ट नंबर होता है वो 53 होता है, ठीक है। सेकंड है आपका डीएनएस जोन ट्रांसफ़र के लिए टीसीपी और कवरेज के लिए यूडीपी, ठीक है। यूडीपी की फुल फॉर्म होती है आपकी यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ठीक है। यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ठीक है। यूडीपी और आपका टीएसपी, इनमें मैं आपको एक अंतर बता देता हूँ। जो यूडीपी होता है वो काफ़ी जो है फास्ट होता है और सस्ता भी होता है, ठीक है, यूडीपी। और जो एक तरीके से यूडीपी विश्वसनीय नहीं होता है, मतलब एक तरीके से हम डाटा अगर कहीं ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो हमें प्रॉपर ये नहीं होगा कि हम इस पर पूरी तरीके से विश्वास कर सकते हैं कि ये डाटा इस पॉइंट से इस पॉइंट तक भेज देगा, पर ये होता तो फास्ट है। और इसके बजाय जो आपका टीसीपी होता है ये प्रॉपर विश्वसनीय होता है। डाटा को स्लो तो भेजेगा बट इस पर प्रॉपर कॉन्फिडेंस कर सकते हैं कि डाटा एक पॉइंट से अगर हम दूसरे पॉइंट पर भेज रहे हैं तो ये भेज देगा, ठीक है। थोड़ा सा वक्त ज़्यादा लगेगा और इससे ये कॉस्टली भी होता है आपका जो टीसीपी है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है। तो ये भी बात इसकी राइट है। और डीएनएस क्रेसिंग नेटवर्क दक्षता में सुधार करता है। तो जो डीएनएस क्रेसिंग का मतलब क्या होता है? देखिए जो क्रेसिंग यानी कि कैच, ठीक है। डीएनएस क्या करता है, जब हम किसी जैसे कोई वेबसाइट खोल रहे हो तो डीएनएस में जो कैच होती है, कैच वो उस चीज़ को, उस पर्टिकुलर इनपुट को एक तरीके से सेव कर लेती है, ठीक है। एक कुछ टेम्परेरी टाइम के लिए सेव कर लेती है, जिससे कि अगर आप दोबारा उसको इनपुट दोगे तो उसको इतना टाइम नहीं लगेगा उसको निकालने के लिए, ठीक है। तो इसमें भी ये जो क्रेशिंग दक्षता में सुधार करता है, ये भी राइट आंसर इसका सही है। फोर्थ ऑप्शन है इसका डीएनएस डोमेन नाम को आईपी एड्रेस में अनुवादित करता है, तो ये भी इसका बिल्कुल राइट है। देखिए डीएनएस क्या करता है, आईपी एड्रेस में ही कन्वर्ट कर देता है जो आपके डोमेन नेम होते हैं, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा था गलत कौन सा है? गलत है इसमें उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ये इसका जो है ई यानी कि ऑप्शन ई इसका राइट होगा, ठीक है। जिन्होंने ऑप्शन ई राइट किया था उसका सही है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं 78। नेक्स्ट है जो आपका एक्सेल सेल संदर्भ के बारे में सही कथन का पहचान कीजिए, ठीक है। तो सही कथन देखना है। कथन दिया गया फर्स्ट, जैसे कि निरपेक्ष संदर्भ पंक्ति या संदर्भ स्तंभ संदर्भ को लॉक करने के लिए डॉलर का उपयोग करता है। तो निरपेक्ष संदर्भ में यहाँ पे इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, हिंदी में थोड़ा सा अटपटा दिख रहा है। तो एब्सोल्यूट रेफरेंस, यहीं से आपको पहचान लेता है एब्सोल्यूट रेफरेंस। तो एब्सोल्यूट रेफरेंस का आपको पता होगा कि जब हम किसी भी सेल्स का रेफरेंस नंबर लिखते हैं, जैसे हम एड्रेस बार में ये लिखेंगे कि जैसे A1 लिखना है तो सबसे पहले $A और $1, ठीक है। तो हम सबसे पहले अगर हम यही उसको फॉर्मूला बार में लिख देते हैं तो ये A1 ही उठाएगा, ना कि डॉलर, ठीक है। तो ये जो डॉलर है इसका ही उपयोग किया जाता है इसको संदर्भित करने के लिए, ठीक है। तो ये बिल्कुल राइट आंसर है, राइट बात है। नेक्स्ट कह रहा है कि सूत्रों में सेल संदर्भों का उपयोग नहीं किया जाता है। तो फॉर्मूला में सेल संदर्भ सबसे ज़्यादा तो आपका जो रेफरेंस होता है, यानी कि जो सेल संदर्भ होता है रेफरेंस, ठीक है, जो यहाँ पे दिया गया सेल रेफरेंस। तो सेल रेफरेंस का ये कह रहा है कि नहीं होता, बल्कि सेल रेफरेंस का उपयोग सबसे ज़्यादा होता है आपका एक्सेल में आपके फॉर्मूला में लिखने के। सेल रेफरेंस क्या होता है, जैसे A1 A2, ठीक है, A2 जैसे सेल रेफरेंस डालना है A2:B1, ठीक है। तो ये क्या होता है आपका एक तरीके से सेल रेफरेंस।
तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं, मिक्स रिफरेंसिंग इज नॉट पॉसिबल। तो ये कह रहा है कि मिक्स रेफरेंस पॉसिबल नहीं है एक्सेल में। तो ऐसा नहीं है कि मिक्स रेफरेंस रिस्पॉन्सिबल नहीं है, रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। क्योंकि जब हम कोई कॉलम है, मान लिया ए कॉलम है, तो हम जैसे A1 है, A1 के साथ हम ये भी है कि भाई कॉलम तो सही रहेगा A1, बट कॉलम यहाँ पे A1 रो A1 ना होके 1 रो ना होके आप A5 भी तो कर सकते हो, 4 भी कर सकते हो, ठीक है। तो मिक्स ये इस तरीके से मिक्स हो जाता है, ठीक है। तो ये भी इसकी बात बिल्कुल गलत है कि ये नॉट पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, ठीक है। तो हमें इसका राइट आंसर मिल ही गया था, ऑप्शन ए इसका राइट होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है इसमें 80 मोबाइल और टैबलेट स्क्रीन के प्रकार दिए गए हैं इसमें, उनको मैच करना है। जैसे MOLD होता है, ठीक है। MOLD की फुल फॉर्म होती है आपकी एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। A फॉर एक्टिव, M फॉर मैट्रिक्स और O फॉर ऑर्गेनिक, और आपका LED की फुल फॉर्म आपको पता ही है, LED की लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, इसके आगे ये लगा है ना। और MO की होती है एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक, ठीक है। तो ये किस में यूज़ होता है आपका, तो इसमें जैसे कि है बेसिकली ये होता है आपका विविड रंग, यानी कि एक में 4 हो जाएगा, विविड रंग और वास्तविक काले सेल्फ लिट पिक्सल्स के लिए ये हो जाएगा 4। अब LCD देख लेते हैं, LCD तो B का हो जाएगा आपका थर्ड, यानी कि बैकलिट बजट और डिवाइसों में आम है आपकी जो LCD है। और C देख लेते हैं आपका रेटिना डिस्प्ले। अब ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एक नया क्वेश्चन, नया आपका टॉपिक पूछा गया है रेटिना डिस्प्ले। तो अक्सर अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, बट ये काफ़ी नया है। देखिए जो आपके एप्पल के मोबाइल्स होते हैं, आपके जो आईफोन्स होते हैं, ठीक है, आईफोन्स में जो डिस्प्ले यूज़ की जाती है वो रेटिना डिस्प्ले यूज़ की जाती है। रेटिना डिस्प्ले से मतलब है कि इसमें एक तरीके से ऐसे पिक्सल्स का यूज किया जाता है जो हमारे जो रेटिना होता है आंखों का, उससे भी परे होता है। आपको जनरली जो हमारा रेटिना होता है आंखों का, वो 300 ppi पिक्सल पर इंच, यानी कि 300 ppi तक की ही जो रिजोल्यूशन होती है उसको कैप्चर कर सकता है। बट जो इसमें रेटिना डिस्प्ले होती है, इसमें ये 300 ppi से ऊपर के पिक्सल्स में जो आपकी डिस्प्लेस होती है उसमें यूज होती है। जैसे आपका अगर बात करें तो जो आपका आईफोन, सबसे पहले ये आईफोन 4 में लगभग 326 ppi का जो है जो रेटिना डिस्प्ले यूज़ किया गया था। यानी कि एक तरीके से अगर हम अपनी आंखों से देखेंगे तो उसमें जो हमें क्या कहता है, जो एंड्रॉयड होते हैं, एंड्रॉयड में बिल्कुल कॉर्नर और धुंधले धुंधले से दिखते हैं, बट इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें जो आपका रेटिना विजुअल होता है वो एक तरीके से प्रॉपर नहीं देख पाता, तो इसमें एक अट्रैक्शन, एक कंट्रास्ट तरीके से अच्छे से बहुत ही स्मूथ दिखता है, ठीक है। तो ये होती है आपकी रेटिना डिस्प्ले। ज़्यादातर ये रेटिना डिस्प्ले का यूज़ किया जाता है आपकी एप्पल की जो डिस्प्लेज होती है, ठीक है। चाहे वो आपका आईफोन हो, चाहे वो आपका मैकबुक एयर या आपका टैबलेट हो या आपका लैपटॉप हो, सभी में जो है आपकी रेटिना डिस्प्ले का ही यूज़ करता है, ठीक है। आपका सी का होगा फर्स्ट। अब देख लेते हैं डी का हो जाएगा आपका सेकंड, यानी कि जो आपकी ई इंक है। अब ई इंक भी जान लेते हैं। जो ई इंक है इसका यूज़ क्या में होता है, इसमें 2 ही कलर यूज होते हैं इसकी डिस्प्ले में, एक आपका ब्लैक और एक होता है आपका वाइट। 2 ही कलर आपके यूज होते हैं जब आपकी ई इंक डिस्प्ले। आपने अगर जो इसका एग्जांपल है सबसे बेस्ट ई इंक का, जो आपने अमेज़न का किंडल देखा होगा, ठीक है। किंडल, जो अमेज़न का किंडल आता है उसमें वो ब्लैक एंड वाइट होता है एक तरीके से, वो ब्लैक और वाइट पे ही यूज़ होता है, सबसे पहले उस पे ही बेस्ड होता है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ई इंक। एक तरीके से अगर मैं बात करूँ तो एक तरीके से इसमें 2 नोट्स होते हैं, ब्लैक और वाइट नोट्स। जैसे हम ब्लैक नोट्स दबाएंगे तो जो आपके वाइट कलर के इसमें चार्ज होते हैं एक तरीके से, ब्लैक पे जो आपकी ब्लैक कलर होता है उस पर निगेटिव चार्ज होता है, और जो आपका वाइट कलर होता है उस पर आपका पॉजिटिव चार्ज होता है। जैसे ही इसमें नोट्स दबाएंगे, जैसे ब्लैक दबाए तो आपके वो जो वाइट कलर के हैं
जो है स्क्रीन है वाइट कलर का दिखने लगेगा, और इसमें जो आपका अगर वाइट दबाओगे तो ब्लैक कलर का दिखने लगेगा। तो ये बेसिकली 2 ही कलर्स पे काम करता है। इसका बेस्ट एग्जांपल मैंने आपको बता दिया किंडल, जो आपका अमेज़न का ई बुक्स रीडिंग्स के लिए किंडल यूज़ होता है वो है, ठीक है। स्पेशली इसका ई बुक रीडिंग्स के लिए ही यूज़ किया जाता है। तो इसका राइट आंसर था आपका ऑप्शन डी। तो ये थे आपके टोटल 15 क्वेश्चंस। सॉरी, एक क्वेश्चन अभी इसमें रह गया है आपका 79। देखिए, प्राकृतिक प्रोसेसिंग एनपीवी में टोकेनाइजेशन, ठीक है। टोकेनाइजेशन का मतलब देख लेते हैं कि टोकेनाइजेशन क्या होता है। एक तरीके से टोकन की बात कर रहा है, तो डेटा पैकेट्स को टोकन के रूप में देने के, ठीक है। तो ऑप्शन दिए गए जैसे टेक्स्ट को अलग अलग शब्दों या वाक्यांशों में विभाजित करना, बड़ी लैंग्वेज प्रोफाइल को कंप्रेस करना, रोबोट को शुरू करने के लिए सिक्के देना। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट होगा, टेक्स्ट को अलग अलग शब्दों। देखिए ये क्या करता है, शब्दों यानी कि आपका वर्ड्स, और एक तरीके से आपका फ्रेज जो वाक्यांश है, फ्रेज में एक तरीके से डिवाइड करके देता है, टोकन की फॉर्म में देता है। जो आपका एनपीवी का मतलब होता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। जो आपकी मशीनी भाषा होती है, मशीनी भाषा में क्या करता है, टेक्स्ट और जो आपके फ्रेज को एक टोकन के रूप में, टोकन यानी कि आपकी 0 और 1 के फॉर्म में यूज़ करता है। यही आपका टोकन सिस्टम यानी कि टोकेनाइजेशन सिस्टम। तो इसमें ऑप्शन ए राइट था आपका। तो ये आपके टोटल 15 क्वेश्चंस मैंने करा दिए आपके। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया है, और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।